हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन के पीटी स्पेशल प्रोग्राम पर फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले वर्षों के वे कौन से खास प्रश्न थे जो यूपीएससी के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। हमारे ऑप्शन है, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों का चरमोन्नयन की स्थिति को पारमिता या पारमी पाली कहा गया है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए की जाती है ताकि साधक अनावरुद्ध जीवन जीते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। पारमिता शब्द परम से व्युत्पन्न हुआ है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। हमारे ऑप्शन है, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नील विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन ध्वस्त हो गया, परंतु बागवानों ने अपना अभियान बिहार में स्थानांतरित कर दिया। किंतु 19वीं सदी के अंत के आने तक नील के निर्यात में बहुत कमी देखी गई। एक आंकड़े के मुताबिक 1895-96 में जहां भारत से नील का निर्यात लगभग 9300 टन था, वो 1910-1911 में घटकर 846 टन हो गया। नील के निर्यात में आई इस कमी का प्रमुख कारण जर्मनी द्वारा विकसित एक केमिकल निर्मित डाई थी, जिसने नील डाई की यूरोप में मांग को लगभग समाप्त प्राय कर दिया। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। अगला प्रश्न है, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। हमारे ऑप्शन है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। यह कॉलेज ब्रिटेन के युवा सिविल सेवा अधिकारियों के सामान्य शिक्षण और प्रशिक्षण का केंद्र था। सहायक संधि नीति को भी लॉर्ड बेलेजली ने ही आरंभ किया था, जिसके तहत निश्चित धन के बदले कंपनी द्वारा संधि करने वाले राज्य की सीमा सुरक्षा की गारंटी देती थी। ध्यातव्य है कि इस नीति का प्रतिपादक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। हमारे ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह का, 1921 के मापिला विद्रोह का, 1859-60 के नील विद्रोह का, 1899-1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। बिरसा मुंडा ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया जिसे उलगुलान विद्रोह या ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए सामंती राज व्यवस्था के खिलाफ मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन का कारण खुदकट्टी व्यवस्था की समाप्ति और बैठ बेगारी का प्रचलन था। खुदकट्टी व्यवस्था के तहत मुंडा जनजाति में सामूहिक भूस्वामित्व प्रचलित था, जिसे अंग्रेजों ने नई भू व्यवस्था से खत्म कर दिया था। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे कथन है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है और हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। पाणिनि का समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी है, जबकि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था और उसका समय 184 ईसा पूर्व है। इसी तरह अमर सिंह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, न कि हर्षवर्धन से। अतः कथन 1 और 2 गलत हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं। यद्यपि उनकी तिथि के विषय में गहरा मतभेद है, फिर भी अधिकांश इतिहासकार उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दरबारी मानते हैं। अतः कथन 3 सही है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारे ऑप्शन है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष,
निजी संपत्ति की समाप्ति या आर्थिक नियतिवाद? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का अंतिम उद्देश्य एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। हालांकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों के साधन अलग हैं। महात्मा गांधी अहिंसक साधनों के माध्यम से इस अंत को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मार्क्स इसे हिंसक साधनों के माध्यम से हासिल करना चाहते थे। इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके सामने युग्म दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। औरंग एक पर्शियन भाषा का शब्द है जिसका संबंध 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों के ऐसे गोदामों से था जहां माल भेजने से पहले इकट्ठा किया जाता था। ये सामान्यतः उन क्षेत्रों में स्थापित होते थे जहां कारीगरों की सघनता होती थी, अतः युग्म एक गलत है। बेनियान बनिया वनिया शब्द संस्कृत के वनिज से लिया गया है जिसका अर्थ है व्यापारी। इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग भारत में व्यापारिक जातियों के सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जाता था। बनिया मूल रूप से बैंकर, साहूकार, व्यापारी और दुकानदार थे, किंतु भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इनकी भूमिका भी परिवर्तित हो गई। ये अब यूरोपीय लोगों के सहयोग से काम करने वाले उनके सांस्कृतिक सलाहकार और मार्गदर्शक बन गए और उनके लिए वस्तुओं की खरीद, आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने और बाजार तथा उनकी पहुंच को आसान बनाना उनका मुख्य पेशा बन गया। मिरासिरदार की बात करें तो मिरासिरदार मध्यकाल में दक्कन के ग्राम समुदाय, जिसे पंडारे भी कहते थे, कि 3 वर्गों में से एक था। ये प्रायः भूस्वामियों का ऐसा वर्ग था जिसका उसकी भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था। वे राज्य को नियमित भू राजस्व अदा करते थे, अतः युग्म 3 सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं। पहला कथन है, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कथन है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान और बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? हमारे ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन हो गया। स्थविरवाद निकाय बौद्ध धर्म के और टौरह निकायों में से एक है जिसका संबंध बौद्ध धर्म के हीनयान से है। स्थविरवाद शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अतः कथन एक गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। लोकोत्तरवादी बुद्ध की संतति में शास्त्रव धर्मों का अस्तित्व सर्वथा नहीं मानते। इनके मतानुसार सम्यक संबोधि की प्राप्ति के अनंतर बुद्ध के सभी आश्रय अर्थात चित्त, चौतसिक, रूप आदि परावृत्त होकर निराश्रव और लोकोत्तर हो जाते हैं। यहाँ लोकोत्तर शब्द अनाश्रव के अर्थ में प्रयुक्त है, अतः कथन 2 सही है। हीनयान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म की मूलभूत शिक्षाओं पर बल दिया। वे बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जबकि बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा बुद्ध का देवत्वारोपण किया गया, इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे, अतः कथन 3 सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? हमारे कथन है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। दूसरा है, भारत की वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गईं। ब्रिटिश उत्पादन की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के क्रम में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, जिसे कम आयात शुल्क पर भारत में आयात किया जाने लगा। इसी समय 1813 के एक्ट द्वारा मुक्त व्यापार की नीति को लागू कर उसे एक और बल प्रदान किया गया। परिणामतः 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया, अतः विकल्प ए सही है। यद्यपि भारत में बड़ी संख्या में मशीनों का प्रवेश और रेलवे लाइनों का निर्माण भी औद्योगिक क्रांति के ही परिणाम है, किंतु ये 19वीं सदी की उत्तरार्ध में देखने को मिले, अतः विकल्प बी और सी गलत हैं। औद्योगिक क्रांति के उपरांत ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजार में अधिकाधिक मात्रा में सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया गया। इसके लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा उसकी आयात पर लगे शुल्क को भी कम कर दिया गया था, अतः कथन डी गलत है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या है। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय,
महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपर्युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है? हमारे ऑप्शन है 2 1 4 3, 3 1 4 2, 2 4 1 3, 3 4 1 2। इस प्रश्न की सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी 2 4 1 3 इसका सही क्रम है। मिहिर भोज के शासनकाल की बात करें तो 1836 से 1885 ईस्वी तक रहा है। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो 600 से 630 ईस्वी तक रहा है। परांतक प्रथम की बात करें तो 907 से 953 ईस्वी। वहीं गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की गई थी। अतः इनके शासनकाल के अनुसार सही क्रम ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः निम्नलिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? हमारे ऑप्शन है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनियमन पत्र, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हुंडी को विनिमय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसे व्यापार और ऋण लेन देन में उपयोग किया जाता था। यही इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी विनिमय पत्र, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देओस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देओस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। देशेर कथा, जिसका हिंदी अनुवाद देश की बात, महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देओस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है। इस पुस्तक में देश का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं अपितु संपूर्ण देश के संदर्भ में किया गया था, यानी तीसरा कथन गलत है। शेष दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? हमारे ऑप्शन देखते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करते हुए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 2 और 4। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस समझौते में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई की जानी थी जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करते हुए जनता की जांच समिति बनाने की गांधी जी ने मांग की थी और इसका जिक्र समझौते में भी किया गया था, परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। अतः कथन 3 सही नहीं है, केवल 1 2 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोपाल बाबा वलंकर, ज्योतिबा फुले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपाल बाबा वलंकर। यदि इस प्रश्न की व्याख्या को देखें, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा प्रकाशित की गई थी। विटाल विध्वंसक का अर्थ है ब्राह्मणिक प्रदूषण का विध्वंसक। गोपाल बाबा वलंगकर 1840 से 1900 तक उनका समय रहा है। एक समाज सुधारक थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक महाजाति के परिवार में हुआ था। वे ज्योतिराव फुले से प्रभावित थे। उन्होंने अछूत लोगों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? हमारे ऑप्शन है भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। यदि हम इसकी व्याख्या देखें, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द गुप्तकाल में उत्तर भारत में भूमि नाप इकाई से संबंधित थे। इन शब्दों में वाप शब्द का अर्थ संबंध बीज बोना या कृषि योग्य भूमि से है। बीजों के भार के अनुरूप ही कुल्य, द्रोण और आढ़क होते थे। द्रोण एक परिमाण का सूचक है, जबकि द्रोणवाप भूमाप का। 5वीं सदी के
बंगाल एवं बिहार से प्राप्त कतिपय अभिलेख कुल्यवाब एवं द्रोणवाब के स्थानीय प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। इन अभिलेखों में गुप्त संवत 113 के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम कालीन दामोदरपुर ताम्र पटोभिलेख दिनाजपुर जिला बंगाल के अनुसार 4 आढ़क बराबर 1 द्रोण, 8 द्रोण बराबर कुल्य। इसी तरह 5वीं सदी के फरीदपुर जिले बंगाल से प्राप्त अभिलेख के अनुसार उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि को वाक क्षेत्र कहा जाता था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अशोक। उपर्युक्त कथन का संबंध अशोक के 12वें शिलालेख से है। अशोक के शासन को उनके द्वारा छोड़े गए शिलालेखों के माध्यम से व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसने अपने आप में उनकी दृष्टि को विशाल मौर्य साम्राज्य के सभी कोनों में लोगों तक पहुंचाने की अनुमति दी। उन्हें शांति और करुणा पर आधारित उनके आदर्श शासन के कारण महान कहा जाता है, जिसने एक केंद्रीकृत प्रशासन के तहत सांस्कृतिक रूप से विविध साम्राज्य को एकजुट करने में मदद की। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विशद वर्णन मिलता है। वह अब चंद्रशोक से धर्मशोक पवित्र अशोक बन गया। वह बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। मोगली पुत्र तिस्सा और बुद्ध भिक्षु उनके गुरु बने। अशोक ने 247 ईस्वी पूर्व में मोगली पुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपके पास प्रसिद्ध स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वर्तमान राज्य। हमारे ऑप्शन देखते हैं। भीलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1 3, केवल 1 4, केवल 2 3, केवल 2 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 3। सही सुमेलन इस प्रकार है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। भीलसा यह मध्य प्रदेश में स्थित प्राचीन नगर विदिशा का आधुनिक नाम है। दूसरा, गिरिनगर गुजरात। स्थानेश्वर यह हरियाणा वर्तमान करनाल जिले में स्थित है। हर्ष काल में यहाँ वर्धन राजवंश का शासन था, जिसे थानेश्वर भी कहते हैं। द्वार समुद्र की बात करें तो कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। यह प्राचीन होयसल वंश की राजधानी था, जिसका वर्तमान नाम क्लेविडू है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? हमारे ऑप्शन देखते हैं। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा तज्ञ स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। आइए देखते हैं इस प्रश्न के सही जवाब को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। गुप्त काल में बाह्य देशों के साथ व्यापार उन्नति पर था। इस समय भारत के अनेक बंदरगाह बाह्य देशों से व्यापार में संलग्न थे। इनमें पश्चिमी तट पर कैम्बे, सोपार और कल्याण प्रमुख बंदरगाह थे, तो वहीं पूर्वी तट पर घंटशाला, कदूरा और ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखते हैं युग्मों को। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3, 1 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। परिव्राजक, सन्यासी या भ्रमणकारी। अब बात करें परिव्राजक शब्द के बारे में। परिव्राजक शब्द मानस पटल पर कई दृश्य उपस्थित कर सकता है, क्योंकि परिव्रजन कई कारणों से होता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह एक साधारण स्थानांतरण है। आर्थिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भिक्षार्जन हेतु अथवा आश्रमावस्था का पालन करने हेतु संन्यास लिया जाता है, परंतु इसका एक मानसिक कारण भी होता है, जिसे सहज आकर्षण कहा जा सकता है। श्रमण, जैन साधु। श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल से जैन, बौद्ध तथा कुछ अन्य पंथों में पाई जाती है। जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहते हैं। अब बात करें उपासक के अर्थ के बारे में, तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को उपासक और उपासिका कहते हैं।
पुरुष अनुयायियों को उपासक और महिला अनुयायियों को उपासिका कहा जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं कुछ खास प्रश्नों के साथ, प्रीवियस ईयर की ही प्रश्नों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। दृष्टि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।